ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अभी सिर्फ स्टार्टिंग हुआ था, और हम लोगों ने इसमें जो एजम्पशंस है उसके बारे में देखा था। तो कुछ एजम्पशंस थे कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे को रिजिड मानेंगे, स्फेरिकल शेप मानेंगे, उनके जो वॉल्यूम है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, सारे कोलिजन इलास्टिक होंगे और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे कुछ एजम्पशंस हम लोगों ने देखे थे। फिर अगर कोलिजन का टाइम का बात करें तो जो ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन है वो बहुत ही नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें थी, उसी चीज पे बेस्ड हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यानी कि प्रेशर। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी कंटेनर में गैसेस को रखते हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स जो है उस कंटेनर पे कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा। तो उसी चीज का डेरिवेशन देखते हैं, यानी कि प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, अगर कोई आइडियल गैस है उस पर प्रेशर, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास एक क्यूबिकल शेप का कंटेनर है। ठीक है, ये तीन एक्सिस मान रहे हैं, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस मान रहे हैं। ये क्यूब है जिसका लेंथ जो है मान लेते हैं कि एल है। ठीक है, क्यूब है जिसका लेंथ जो है एल, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हमारा भरा पड़ा हुआ है, यानी कि गैस मॉलिक्यूल जो है इसमें कुछ मूव कर रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, टोटल गैस मॉलिक्यूल्स वो एन है। ठीक है, एन जो है टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन है। ठीक है, एक एवोगाड्रो नंबर था एन ए, जिसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन ए। ठीक है, अगर स्मॉल एन लिख रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मोल। एन ए जो है एवोगाड्रो नंबर है। तो टोटल नंबर ऑफ गैसेस अगर हम इस कंटेनर में देखें तो हम अगर कैपिटल एन से लिखे हैं तो उसको स्मॉल एन इंटू एन ए लिख सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, खैर अगर हम इसमें से किसी एक मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स से कि ये हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस है। ठीक है, और इसमें जो एक मॉलिक्यूल है, कोई भी एक मॉलिक्यूल, उसका हम इधर की तरफ कोई भी रैंडम डायरेक्शन मान रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल जिसका मास m है, यानी कि अगर मॉलिक्यूलर मास बोले, मॉलिक्यूलर मास हम बोल रहे हैं कि स्मॉल m। ठीक है, ये एक गैस मॉलिक्यूल है जिसका मास m है, इसके पास अगर v स्पीड है तो इसके तीन कंपोनेंट्स अगर ले तो इधर की तरफ vx आएगा, इधर की तरफ कुछ vz आएगा और इधर की तरफ vy आएगा। ठीक है, रैंडम डायरेक्शन कोई भी हम मान लिए हैं कि जो यहाँ पे कोई एक गैस मॉलिक्यूल है उसका हम कंसीडर कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल एन है, उसमें से हम किसी एक मॉलिक्यूल को पकड़े हैं। ठीक है, लास्ट क्लास भी बोले थे कि अगर हमको कंटेनर में प्रेशर फाइंड करना है तो गैस मॉलिक्यूल इसमें रेंडमली मूव कर रहे होंगे, वो वाल से कोलाइड कर रहे होंगे। अगर वाल से कोलाइड कर रहा है यानी कि चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, और चेंज इन मोमेंटम का जो रेट होता है वो फोर्स अप्लाइड होता है। और अगर फोर्स है तो किसी एरिया पे अगर वो फोर्स एक्ट कर रहा है यानी कि प्रेशर है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे फाइंड करने जा रहे हैं
कि गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर हम मानेंगे कि उतना ही होगा जितना वो कंटेनर पे एक्सर्ट कर रहा हो। तो वही कितना एग्जर्ट कर रहा है उसी चीज को कंसिडर करके हम यहाँ निकालने जा रहे हैं। तो हम उसका एक कोई भी मॉलिक्यूल पकड़े, उसका कोई भी एक रैंडम वेलोसिटी लिए, जिसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि v जो होगा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप लिख सकते हैं। अगर ये चीज लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट v इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे हमने एज्यूम करा था कि सिंस हमने ये एज्यूम करा था कि मोशन इज आइसोट्रोपिक। ठीक है। आइसोट्रोपिक यानी कि हर डायरेक्शन में हमने सिमिलर माना था। ठीक है। कोई भी अगर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो हम बोले थे कि उसका मॉलिक्यूल का जो मोशन होगा आइसोट्रोपिक होगा ऑन एन एवरेज। यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर आइसोट्रोपिक मान रहे हैं, ये एज्यूम कर रहे हैं, तो Vx इक्वल टू Vy इक्वल टू Vz होगा। और ये जो होगा ये Vy तीनों को इक्वल कर देंगे, स्क्वायर में कर लेते हैं। ठीक है, बाई 3 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से अगर स्क्वायर कर देंगे, अगर तीनों, छोड़ो एक लाइन बढ़ा देते हैं। ठीक है। आइसोट्रोपिक है तो Vx इक्वल टू Vy इक्वल टू Vz लिखेंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि V स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 3Vx स्क्वायर इक्वल टू 3Vy स्क्वायर इक्वल टू 3Vz स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है। ये कब हम लिखे, जब हम ये एज्यूम करें हैं कि जो मॉलिक्यूल का मोशन है वो आइसोट्रोपिक है। यानी आंख बंद करके हम किसी भी डायरेक्शन का बात कर रहे हैं तो सब सिमिलर हम एज्यूम करे हैं, तब ये चीज लिख पा रहे हैं। ठीक है। तो ये था हमारा मॉलिक्यूल का वेलोसिटी से रिलेटेड, यानी कि उसका नेट वेलोसिटी अगर v स्क्वायर है तो हम 3vx स्क्वायर 3vy स्क्वायर 3vz स्क्वायर से लिख सकते हैं। क्लियर है। अब हम यहाँ पे इस जो वाल है, ए वाले वाल को कंसिडर करते हैं। ठीक है। ये साइडेड वाल है जिसका एरिया ए है, जो कि हम एल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। तो वो साइडेड रीजन पे एरिया ए। अब अगर ये मॉलिक्यूल है, जाएगा इधर से टकरा के आएगा, तो हम ऐसा बना रहे कि ये हमारा ये एरिया है, एक मॉलिक्यूल है, जा रहा है किसी स्पीड एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो vx मास m है, ऐसे जाएगा टकरा के फिर इधर की तरफ चला जाएगा। ठीक है। हम अगर इस मॉलिक्यूल को अगर ध्यान से देख रहे हैं तो इस वाल पे कंसीडर करें, तो इस वाल पे ऐसे गया, टकराया, फिर इधर की तरफ आ गया। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं सारे कोलिजन को इलास्टिक माने हैं, तो ये जितने स्पीड से जाके टकराया होगा उतने ही स्पीड से वापस आया होगा, क्योंकि वाल मूव नहीं कर रहा है और मॉलिक्यूल अगर जाके टकराया है, इलास्टिक कोलिजन है, तो कोई एनर्जी लॉस नहीं है, इसलिए वो सेम स्पीड से वापस आएगा। अगर वो सेम स्पीड से वापस आ रहा है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इलास्टिक कोलिजन है। कि इलास्टिक फोर्स निकाल कोलिजन सकते हैं, क्या, प्रेशर फोर्स प्रेशर, कितना लग रहा है निकाल सकते हैं। वही तो हम कैलकुलेट करने चाह रहे हैं। ठीक है। हेडिंग क्या है, वही तो है कि प्रेशर हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हम स्टेप वाइज जा रहे हैं नीचे। पहले भी बोले कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वाल पे टकरा रहे हैं कंटिन्यूअस, तो उस पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, कोलिजन से ही प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। जैसे मान सकते हो कि एक कमरे में 20 बच्चे बंद हैं। ठीक है। टीचर अगर वहां नहीं है तो लोग भागेंगे, कोई दीवार से टकरा रहा है, कोई आपस में टकरा रहा है, ऐसा रैंडम मोशन हो रहा होगा। तो जो वाल से टकरा रहे होंगे, वाल पे एक फोर्स लगा रहे होंगे, और फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा प्रेशर होगा। तो वही चीज हम लोग यहाँ कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हम एक मॉलिक्यूल को पकड़ लिए हैं, उस मॉलिक्यूल के अनुसार हम वो प्रेशर फाइंड करने जा रहे हैं, एक मॉलिक्यूल की। फिर हम एक मॉलिक्यूल के लिए जो आएगा, हम मानते हैं कि सारा वैसा ही एक्ट कर रहा होगा, तो हम सबके लिए फाइंड करेंगे एवरेज। ठीक है।
तो यहाँ से अगर हमने देखा कि एक मॉलिक्यूल जो है, ये जो सरफेस है, शेडेड सरफेस है, ठीक है, ऐसा था, एरिया ए था, इस पे जाके टकरा रहा है, इस पे जाके टकरा रहा है, इलास्टिक कोलिजन है, तो ये स्पीड भी vx होगा, यानी कि दिस इंप्लाइज ए चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बोलो, जीरो होगा, क्या होगा? लो, 2mvx। ठीक है, जैसे कि हम फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, स्मॉल पी लिख रहे हैं मोमेंटम के लिए, तो ये क्या लिखेंगे, माइनस एम भी एक्स माइनस एम भी एक्स, क्योंकि फाइनल का डायरेक्शन जो है निगेटिव डायरेक्शन इधर है, इधर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है, ऊपर से हम ले रहे हैं यहाँ पे, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, तो ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, -2mvx फिगर के अनुसार, लेकिन हमको यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही से मतलब है, तो हम मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहे हैं, डेल्टा पी अगर लिखना होगा तो हम लिखेंगे 2mvx, ठीक है। ये हमको मिल गया कि जो मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अब हमको ये पता करना है कि फोर्स के लिए रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम चाहिए, हमको फाइनली पहुंचना है प्रेशर तक, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, एरिया पता है, फोर्स फाइंड कर लेंगे तो प्रेशर निकल जाएगा, फोर्स निकालने के लिए हमको चेंज इन मोमेंटम चाहिए, तो चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम चाहिए, तो चेंज इन मोमेंटम पता है, अब अगर हमको टाइम मिल गया तो हम इसको फाइंड टाइम तो कर सकते, नेग्लिजिबल होगा। तो नेग्लिजिबल होगा तो फोर्स तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो जो हम टाइम लेते हैं यहाँ पे, और ड्यूरिंग कोलिजन का जो होता है उसको तो नेग्लेक्ट करते हैं, हम 2 सक्सेसिव कोलिजन का टाइम लेते हैं, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड जो होता है उस चीज को लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इस इक्वेशन 1 लग दिया है, नाउ टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है, कितना टाइम होगा, तो ऐसा हम 2D में ही वाल बना रहे हैं, ये लेंथ L है, ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ से टकरा के इधर गया, फिर से इस वाल से वो कब टकराएगा, बोलो, एक टक्कर के बाद दोबारा जो टक्कर होगा वो कितने देर के बाद होगा, L/vx। बोलो, डेल्टा टी, यानी कि 2 सक्सेसिव कोलिजन का टाइम जो होगा डेल्टा टी, वो कितना होगा, L/vx। L/vx होगा। देखो, यहाँ से एक कोलिजन हुआ, ये अब जा रहा है, यहाँ फिर कब कोलाइड करेगा, यहाँ से गया होगा, यहाँ से कोलाइड करके फिर आएगा, उसे तब उधर कोलाइड किया ना सर। नहीं, तो हम सिर्फ इस वाल पे फाइंड करना चाह रहे हैं ना, तो सिर्फ इस वाल से 2 सक्सेसिव कोलिजन निकाल रहे हैं, 2L/vx। ठीक है, 2L/Vx। ऐसे तो मॉलिक्यूल जाता है, तो ऐसे जरूरी नहीं है कि बीच में उसको और मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेंगे, और भी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और भी कोलाइड करेगा, उसका रैंडम मोशन है, भी है, हम वाई जेड को कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे जंक्शंस है यहाँ पे। खैर, हम इस वाल से 2 सक्सेसिव कोलिजन का बात करें तो ये कितना आ रहा है, 2L/Vx, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, ये मेन फ्री पाथ के लिए अलग आएगा, यहाँ पे इसको याद नहीं रखोगे तब भी चलेगा, ठीक है, इसको 1/डेल्टा टी लिख सकते हैं, जो कि Vx/2L आएगा, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम लोग अलग से डील करेंगे, यहाँ पे बस बता रहे हैं कि इसको भी इस
केस के लिए बोला जा सकता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगा। ठीक है, आगे चल के हम लोग देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है वो रास्ते में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल से टकराते हुए जा रहा होगा, तो उन सबको कंसिडर करके हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फिलहाल ये जो फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक वाल के लिए, उस वाल पे कितने, एक सेकंड में कितने बार कोलाइड कर रहा है वो चीज है। ठीक है। सर सर आपको एक कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन भेजे थे, उसका क्या आंसर होगा? देखे नहीं है। ठीक है, उसको देख लेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे है कि टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स जो निकाल रहे हैं डेल्टा टी, वो कितना आ रहा है ये। तो अगर हमको ये चीज पता चल गया टाइम और चेंज इन मोमेंटम, इतने देर में कितना चेंज इन मोमेंटम उस वाल से हो रहा है, कितना हो रहा है, तो हम फोर्स ऑफ सिंगल सकते हैं। शॉर्ट में लिख रहे हैं, एक मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, डेल्टा पी बाई, मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहे हैं इसलिए हम माइनस साइन नहीं लगाए हैं, डायरेक्शन देख सकते। ये आया था 2 MVx, ये आ रहा है 12/Vx, यानी कि कितना हो जाएगा। हाँ डेल्टा पी इंटू फ्रीक्वेंसी, कोलिजन हाँ फ्रीक्वेंसी। हाँ, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अब हम लोग रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम लिखते हैं तो वही लिखे हैं, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिखेंगे तो कितना आ रहा है mvx² L। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल के लिए आया, किस वाल पे, ऑन, इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं A1, एरिया है। सर लेकिन जब तक वो कांटेक्ट में रहेगा वॉल से तब तक उस पे फोर्स लगेगा, तो फिर टाइम में हम लोग कॉलिजन के बीच का टाइम को क्यों इंक्लूड किए हैं? ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा है नहीं कि एक मॉलिक्यूल गया टकराया फिर आया और रास्ते से भी आ जाता है, तो बहुत सारे जंक्शन ले रहे हैं, टाइम बहुत कम है और कोलिजन के दौरान हम कोई भी डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट करते हैं इस वजह से। ठीक है, बहुत सारे जंक्शंस लिए गए हैं इसलिए। जैसे हम लोग रियली में अगर किसी वाल पे बॉल को फेंकते हैं तो बॉल वहां डिफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, पहले डिफॉर्मेशन होता है फिर रिफॉर्मेशन होता है, उसी दौरान वो फोर्स एक्ट करता है, लेकिन हम यहाँ उस चीज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, टाइम ऑफ कोलिजन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जो एक मॉलिक्यूल को ही हम इस रूम में घुमा रहे हैं, इस बॉक्स में घुमा रहे हैं, रियली में क्या हो रहा है कि उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। जो मॉलिक्यूल टकराया और टकरा के दूसरे वाल से टकरा के आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि जो A1 वाल के बगल में ही एक मॉलिक्यूल है उससे टकरा के वो फिर से टकरा जाए, पॉसिबिलिटी है। यस बोलो। सर। यस ठीक है, सर। तो इतने सारे चीजों को हटा रहे हैं तो इसीलिए। ठीक है, तो इतने सारे जंक्शंस लिए जाते हैं इसमें, तब जाके आता है आइडियल गैस, इसलिए कहा जाता है रियली में बहुत कम्प्लेक्स। लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है हम लोग ये सब चीज पे कर लेते हैं इसलिए पढ़ना होता है। तो फोर्स ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल अगर बात कर रहे हैं तो आ रहा है mvx² L। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के लिए एक वाल A1 पे, तो फॉर n मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, बोलो। तो स्क्रीन शेयरिंग गायब हो गया। हाँ ठीक है, तो फॉर n मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, बोलो। एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन इंटू एन से। ऐसे थोड़े कर देंगे मल्टीप्लाई, इसमें अभी सोचो कि सब एक ही तरीके का कोलिजन, थोड़े एवरेज हमको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है,
तो सबके इतना सारा अलग assumption लिए अलग। तो इसको भी अज्यूम कर ही लेते हैं। हाँ, सब कुछ थोड़े कर सकते हैं। ठीक है, वही करेंगे हम लोग, जो कह रहे हो वही होगा, लेकिन कैसे होगा उस चीज को देखते हैं। एन मॉलिक्यूल्स के लिए अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, तो हर मॉलिक्यूल का जो Vx है वो अपना एक अलग अलग होगा। ठीक है, हर मॉलिक्यूल का Vx अगर अलग अलग है लेट से, तो उस केस में अगर हम फोर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो। मास ऑफ मॉलिक्यूलर वेट तो सेम होगा, एल भी सेम होगा, V1 प्लस V2x² प्लस Vx1। अच्छा दिख रहा है। ठीक है, सारे हर मॉलिक्यूल के फोर्सेस को ऐड कर दे रहे हैं, सबका डायरेक्शन सेम होगा, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये एफएक्स लिख रहे हैं, ये चीज यानी कि क्या है, फोर्स ऑन वाल A1 एक्स डायरेक्शन में ए लग रहा हो। अब इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करते हैं। क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, तो हम अगर यहाँ पे m/l, यहाँ पे ऊपर भी n से मल्टीपल कर दे और यहाँ n से डिवाइड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हम लोग इसको अब क्या लिख सकते हैं, ये चीज देखो ध्यान से, तो ये क्या है, हमको स्क्वायर है उसका टोटल नंबर से डिवाइड किया हुआ है, तो ये एवरेज है। बोलो, ये क्या है, स्क्वायर एवरेज बोल सकते हैं, मीन स्क्वायर। ठीक है, तो ये फोर्स हमारा आ गया एफ एक्स इक्वल टू इतना। अब सिंस प्रेशर P इक्वल टू होता है F/A, तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, mn/AL इंटू Vx का स्क्वायर। ये ऐसा है, यानी कि एवरेज वैल्यू है, मीन वैल्यू है। ठीक है, ये ब्रैकेट का मतलब ये हुआ कि एवरेज वैल्यू। कभी कभी देखोगे तो ऐसा ऊपर 12 भी दिया हुआ रहेगा, बार भी रहेगा, तो ये मतलब है कि एवरेज वैल्यू है। तो यहाँ से प्रेशर नीचे A इंटू एल, ध्यान से देखो तो वॉल्यूम है, तो इसको हम लिख सकते हैं PV इक्वल टू mn Vx का स्क्वायर। ठीक है, अभी x में आया है, अब हमको इस चीज को किस में कन्वर्ट करना होगा, v में। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी पार्टिकल है तो उसका सबका वेलोसिटी v1 v2 v3 ऐसा था। ठीक है, तो हमको ओवरऑल हर सरफेसेस के लिए एवरेज प्रेशर फाइंड करना है। ठीक है, प्रेशर फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम v लिख देते हैं, तो हमको Vx को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि सिंस Vx इक्वल टू Vy इक्वल टू Vz था किसी भी एक मॉलिक्यूल के लिए, तो एवरेज इसका अगर निकाल लेंगे तो Vx स्क्वायर का एवरेज जो ले रहे हैं, Vy स्क्वायर का जो एवरेज ले रहे हैं, ये Vz स्क्वायर का जो एवरेज वैल्यू ले रहे हैं, वो भी आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। यानी एक मॉलिक्यूल का एक्स वाई जेड था, वैसे ही अलग था, सबका अगर एवरेज ले रहे हैं तो भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि Vx स्क्वायर का एवरेज जो था, Vy स्क्वायर का एवरेज जो था, और Vz स्क्वायर का जो एवरेज था, ये V स्क्वायर का एवरेज बाई 3 के बराबर होगा। ठीक है, कैसे, तो यहाँ से हमने रिलेट कर। ठीक है, इसी का अगर सब एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट का एवरेज ले लें तो वी एवरेज के बराबर हो जाएगा। तो हम वी एक्स स्क्वायर का एवरेज, सब एवरेज को वी स्क्वायर बाई ले। तो दिस इंप्लाइज दैट इज इक्वल टू एम एन बाई वॉल्यूम है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं वी स्क्वायर बाई 3। ठीक है,
अब एक चीज अगर हम लोग देखते हैं, पढ़े हैं, ठीक है, अभी देखेंगे फिर से, लेकिन लिख देते हैं VRMS। हम लोग एक चीज पढ़ते हैं जो क्या होता है, अगर बहुत रूट सारे वेलोसिटीज दिए हो तो फिर उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर, मीन करेंगे, फिर रूट करेंगे। फिर मीन करेंगे, ठीक है, और उसका रूट करेंगे, ठीक है। और ये जो ऊपर चीज दिख रहा है V² ये क्या है हमारा, V1² प्लस V2² प्लस डिवाइड बाई n, ये यानी कि हमको दिख रहा है कि ये जो चीज लिखा हुआ है ये और कुछ नहीं, VRMS का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज P is equal to 1/3 mn by V into VRMS का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली डिराइव हुआ प्रेशर। इसको और क्या क्या फॉर्मेट में लिख सकते हैं, m जो है मास ऑफ मॉलिक्यूल है, n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो m इंटू n, जिसको हम कैपिटल M लिख रहे हैं, ठीक है, कैपिटल M मोलिकुलर वेट में भी आ जाएगा, चलो m ही लिख रहे हैं, या फिर m0 लिख देते हैं, ठीक है, m0 है, m इंटू n, m क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है, ये क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और ये जो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो m0 क्या अच्छा रिप्रेजेंट ऊपर कर करेगा, ही है ना। और नहीं सर बस, ठीक है सर। ठीक है, यहाँ पे m जो है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, n जो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो m0 क्या रिप्रेजेंट करेगा गैस के लिए, टोटल मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ गैस, यानी जो भी गैस हम लिए हैं उसमें जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है सबका मास रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ गैस। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, और P इक्वल टू 1/3 m0 बाई V, VRMS का स्क्वायर, ठीक है। मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, बोलो मास बाई वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी, तो रो VRMS का स्क्वायर, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्मेट में हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोट पॉइंट, सर √3 RT/m। क्या है, √3 RT/m, ठीक है, यस वो सर। भी आएगा, अभी VRMS का वैल्यू आएगा। अभी हम लोग सिर्फ प्रेशर पे कंसंट्रेटेड है, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे इसका वही डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड ही पढ़ने वाले हैं, तो उसमें VRMS, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एवरेज स्पीड ही हम लोग देखेंगे, उसे 3/2 ठीक है। kT, हम्म 3/2 kT। 3/2 kT तो एनर्जी आता है, स्पीड नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ से प्रेशर हम लोग अभी देख रहे हैं, प्रेशर इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/3 mn/v, यहाँ पे v क्या है, ये वॉल्यूम है, याद रखना है, VRMS का स्क्वायर, 1/3 मास ऑफ गैस बाई वॉल्यूम VRMS स्क्वायर, या फिर P इक्वल टू 1/, मोस्टली जो है ये और ये यूज होता है, P इक्वल टू 1/3 रो VRMS का स्क्वायर, ठीक है। नोट पॉइंट, सबसे पहला तो ये है कि हमने यहाँ पे जो प्रेशर फाइंड करा है वो सिर्फ एक वाल पे फाइंड किया है, ठीक है। सबसे पहला तो यही है कि हमने ये जो प्रेशर फाइंड किया है एक वाल पे फाइंड किया है, लेकिन यही प्रेशर जो है पूरे वाल पे लग रहा होगा, और यही प्रेशर जो है गैस का प्रेशर होगा, ठीक है। यानी कि हम बोल रहे हैं दिस प्रेशर इज acting on
ऑल फेसेस। ठीक है, भले ही हमने एक फेस के लिए फाइंड किया है, लेकिन ये हर फेसेस पे इतना ही प्रेशर लग रहा होगा, और गैस का प्रेशर भी हम लोग यही चीज कहेंगे। सेकेंड, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें या फिर हम जानते हैं VRMS का स्क्वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। दिस इम्प्लाइज दैट कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू M/T/V है। ठीक है, अभी हम पढ़े नहीं है लेकिन फिर भी लिख रहे हैं VRMS का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। केमिस्ट्री में पढ़े होगे, ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M/T/V। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इफ M को यानी कि मोलिकुलर मास को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो P जो होगा, या फिर डायरेक्टली लिख देते हैं, इतना क्या लिखना है। ठीक है, P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M है अगर बाकी सब चीजों को हम कांस्टेंट रखते हैं तो। M इंटू N दोनों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम मास मोलिकुलर मास को बढ़ाएंगे वॉल्यूम उतना ही है, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पे भी इफेक्ट बढ़ेगा ही पड़ेगा ही। ठीक है, Mn यानी मास ऑफ गैसेस को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर और V को इस केस में कांस्टेंट रखे हैं, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, यानी मास ऑफ गैस बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर हम वॉल्यूम फिक्स रखे हैं, टेम्परेचर फिक्स रखे हैं, अगर हम नंबर ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाते हैं, मास ऑफ गैस बढ़ाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हैं यानी कि उतने ही ज्यादा कोलिजन होंगे, ज्यादा कोलिजन होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं। सेकेंड, ध्यान से देखें तो P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है इफ m0 यानी मास ऑफ गैस एंड V को हम कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक, ना अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हैं, ना ही वॉल्यूम को हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन बढ़ेगा, नहीं कि स्पीड बढ़ेगा, VRMS जो है बढ़ेगा। स्पीड उतना ही ज्यादा होगा तो उतने ही ज्यादा तेजी से जो है वाल पे टकराएंगे, यानी कि जल्दी जल्दी टकराएंगे। चेंज इन मोमेंटम भी ज्यादा, टाइम भी कम, तो ओवरऑल फोर्स ज्यादा यानी प्रेशर ज्यादा। ठीक है, सी, प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है अगर हम m0 एंड T को कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि टेम्परेचर और इसको कांस्टेंट रखते हैं वॉल्यूम के इनवर्स। लेट्स से कि हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम थे, टेम्परेचर सेम है, लेकिन हम वॉल्यूम को घटा रहे हैं। वॉल्यूम घटा रहे हैं यानी कि जो गैसेस हैं पहले ज्यादा दूर प्रेशर ट्रेवल ज्यादा कर रहे, होगा। क्या, हाँ, ज्यादा दूर ट्रेवल कर रहे थे, अब कम जल्दी जल्दी टकरा रहे हैं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमको दिख रहा है कि प्रेशर इन सब चीजों पे ऐसे डिपेंड करता है। ठीक है, हम फॉर्मूला से भी देख पा रहे हैं और ऐसे भी सोच के देख ले रहे हैं कि प्रेशर कैसे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कभी कंडीशन दे सकता है कि हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, ये घटा रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं, तो फॉर्मूला याद है तो उससे भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कोलिजन से सोच सकते हो। क्लियर है? ठीक है, अभी इसी चीज से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और एक चीज हम यहाँ पे बोल सकते थे कि यहाँ पे अगर कांस्टेंट टेम्परेचर रहा, फोर्थ डी लिख देते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डेंसिटी। ऑफ कोर्स सोच सकते हो मास अपन वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ेगा। नाउ है डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड। ठीक है, तो पहला वही आरएमएस, आरएमएस का फुल फॉर्म रूट मीन रूट स्क्वायर। मीन स्क्वायर। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, यानी कि सबसे पहले क्या करना होता है,
तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं VRMS इक्वल टू, अगर हमारे पास कुछ वेलोसिटीज हैं तो हम उसका स्क्वायर करेंगे, जोड़ देंगे, फिर उसका मीन निकालेंगे और उसका अगर रूट ले लें तो हमको मिलेगा VRMS। ठीक है, तो इसको ये भी लिखा जा सकता है एवरेज का रूट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ऊपर देखें तो VRMS को क्या लिख सकते हैं, तो हमने देखा कि PV इक्वल टू 1/3 MN VRMS का स्क्वायर है, या फिर बोल सकते हैं P इक्वल टू 1/3 रो VRMS का स्क्वायर है। तो इन्हीं के बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं VRMS इक्वल टू 3P बाई रो का अंडर रूट। ठीक है, PV को लिख सकते हैं हम NRT। NRT। ठीक है, रियल गैस इक्वेशन से, आइडियल गैस इक्वेशन से PV आइडियल इक्वल टू NRT। N नंबर ऑफ मोल है, R और T पता ही है। ठीक है, तो यहाँ से हम और क्या लिख सकते हैं बोलो, 3PV बाई MN। MN क्या है, मास ऑफ गैस है, इसको हम लिख सकते हैं 3NRT बाई नीचे मास ऑफ गैस है। मास ऑफ गैस को अगर हम मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में वॉल्यूम लिखना चाहें, ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंस m यानी कि मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट है, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल इनटू, मास ऑफ 1 मोल, या फिर ये ऐसे उल्टा लिख दिए, n इंटू m इक्वल टू मास ऑफ गैस होगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू मास ऑफ गैस, जिसको हम लिख सकते हैं m इंटू n। ठीक है, तो हम यहाँ से nm लिखेंगे, तो n से n हम हटा सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3RT बाई m। m क्या है एक बार ध्यान फिर रखना से है, बता दीजिए ना सर, NMMN क्या है? ठीक है, यहाँ कैपिटल M मॉलिक्यूलर वेट, स्मॉल m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है, n जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, m नॉट जो है मास ऑफ गैस, ठीक है, और इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ स्मॉल गैस, नंबर ऑफ मोल्स। स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स। सर वहाँ पे मोलर मास ना होगा फिर मॉलिक्यूलर वेट की जगह? यस सर, क्या, सर मॉलिक्यूलर वेट की जगह मोलर मास होगा ना? मोलर मास होगा। अच्छा H2O है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या लिखते हो, 18U। 18, यही होता है। अगर सर हमको 2 18U ग्राम, होता है। यू होता है कि ग्राम में लिखते हैं जो, सर ग्राम तो n मोलर is, मास होता है। अब जो भी हो वही चीज होगा तब, तो मोलर ही लिख लो। ठीक है, जैसे n इक्वल टू गिवन मास अपन मोलिकुलर मास लिखते हैं ना, सर मोलर मास। यार मोलिकुलर वेट क्या होता है फिर, एक मॉलिक्यूल का मास को बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा तब ठीक है, तो ये होगा मोलिकुलर वेट, कि मोलिकुलर मास बोलते हैं इसको, जो भी है ठीक है, ये मोलर सर मास है मास कैपिटल तो M। सेम ही होता है केमिस्ट्री में। हाँ ठीक है, मोल कंसेप्ट थोड़ा भूल गए हम भी, बस काम चल जाता है। एम बस ध्यान रखो कि वो जो हम लोग ऑक्सीजन है तो 16 लेते हैं, नाइट्रोजन का 14 होता है, मोलर मास बोलते हैं, ठीक है। और स्मॉल m है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, m नॉट लिख रहे हो मास ऑफ गैस है, n जो है नंबर मोल्स है, क्लियर है।
यस सर। ठीक, ये चीज है। 3RT बाई एम आया, एम क्या है यहाँ पे, मोलिक्यूल मोलर मास। अब अगर हम लोग इसी चीज को Na के टर्म में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो पीवी को हम लिख सकते हैं, पीवी को लिख सकते हैं nRT, नीचे हमारा mn है, mn यानी कि इस n को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर यानी कि नंबर ऑफ मोल इंटू Na लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं m इंटू Na इंटू n लिख सकते हो। तो nn कैंसिल हो गया, nn कैंसिल हो गया, तो ये r बाई n जो होता है k लिखते हैं, तो kt बाई हम स्मॉल m लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको ये और क्या एक फॉर्मूला लिखते हैं, 3kt बाई स्मॉल m। ठीक है, k को क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है, k जो है वो हमारा बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। सर जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल होगा ना? r बाई n, हाँ जूल पर मोल मोल रहेगा, जूल पर केल्विन ही होता है। एनर्जी में kT लिखते हैं हम लोग, ठीक है, एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT लिखते हैं, ठीक है, एक मोलिक्यूल के एनर्जी लिए, पर ठीक है, मॉलिक्यूल लिखते हैं ना ये चीज। हाँ ठीक है, पर मोलिक्यूल होगा, तो पर मोलिक्यूल के लिए k लिखते हैं, तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट जूल पर केल्विन हम लोग लिखते हैं r बाई n इक्वल टू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 आता है। ठीक है, ये चीज, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं RMS। ठीक है, नोट पॉइंट, यानी कि जो VRMS है वो किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। तो हियर VRMS दिख रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। क्या VRMS तो डायरेक्टली ही आ रहा है √T, ठीक है, VRMS क्या लिख रहे हैं, √3RT बाई m, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m आ रहा है। अगर KT यूज करते हैं तो उसके लिए √m भी आ रहा है, ठीक है। What is change in VRMS, बोलो। अगर हम प्रेशर को डबल कर देते हैं तो चेंज इन VRMS क्या होगा, √2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो VRMS को हम लोग लिखे 3P बाई रो, ठीक है, अगर हम इसको डबल कर रहे हैं तो VRMS इक्वल टू √2, इसे इसको V डैश लिख रहे हैं, V डैश RMS, ये दिख रहा है, गलत, ठीक है, गलत इसलिए है, कांस्टेंट होगा। हाँ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट कि P बाई रो जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ये अगर कांस्टेंट है यानी प्रेशर डबल करेंगे तो जो हमारा डेंसिटी है वो डबल होगा, VRMS पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, दिस इंप्लाइज दैट VRMS
डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर और डेंसिटी। ठीक है, प्रेशर और डेंसिटी घटाने बढ़ाने से, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर कह दिया है और प्रेशर और डेंसिटी घटाने बढ़ाने से हम पे कोई फर्क, बीआरएमएस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो है, पी बाई रो जो आता है कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट है तो हम पी बढ़ाएंगे, रो बढ़ेगा, रेशियो सेम रहेगा, तो बीआरएमएस जो होगा वो चेंज नहीं है। तो RT by M भी कांस्टेंट होगा। उस अगर हम टेम्परेचर बोल तो रहे हैं कि अगर कांस्टेंट रखे हैं तब भी हम यहाँ पे इस चीज को रिलेट कर रहे हैं पी और रो को। ठीक है, आर तो एक कांस्टेंट है ही, मॉलिक्यूलर मास जो है वो तो चेंज हो नहीं रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट कहीं दिए तो बीआरएमएस कांस्टेंट ही है। ठीक है, हमेशा अगर ये चेंजेस कहेगा तो लिखना कुछ भी पड़ेगा ना कि कौन सा कांस्टेंट है। हाँ लिखना तो पड़ेगा ही, जैसे ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे नहीं लिखे हैं क्वेश्चन लेकिन में नहीं इधर अभी लिखा है। अरे भाई वहां तो हम ऐसे ही बताना था इसलिए लिखे थे, हम पूरा क्वेश्चन थोड़े बोल रहे थे। ठीक है, सिंपली ये कंसेप्ट बताना था इसलिए क्वेश्चन लिखे थे। ठीक है, हम फिर सिर्फ इतना ही बताना था कि जो VRMS है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, डायरेक्टली भी लिख सकते थे, नोट पॉइंट लिख ही रहे थे, लेकिन जैसे गलती किए, गलती से सीखने को मिलेगा इसलिए। ठीक है, और अगर हम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि किसी और इक्वेशन में देते, पी भी बाई मास भी था हमारा, मास ऑफ गैस, जैसे ये भी तो इक्वेशन है, पी भी बाई ए मास ऑफ गैस। मास ऑफ गैस को कांस्टेंट रखे, इस इक्वेशन में देख रहे हैं प्रेशर को अगर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम पे चेंज होगा, फिर से डेंसिटी वाला केस है। ठीक है, जब हम आरटी में आ रहे हैं तो वहां पे टेम्परेचर आ जा रहा है, तो जो भी चीजें हमको देखना है उसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा चीज दे रखा है। नेक्स्ट है मस्ट प्रोबेबल स्पीड। स्पीड। ठीक है, इसको VMP लिख देते हैं। सर एमपीएस। नहीं, सिर्फ MP होता है। MP ही लिखा जाता है, MPS नहीं लिखा जाता है। भी ऐसे ही स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, VMP तो मस्ट सर प्रोबेबल, आरएमएस क्यों लिखे थे फिर इसमें? और रूट मीन स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा था। अच्छा ठीक है सर। हम्म, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को VMP से हम लोग लिखते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट से 1 2 3 3 3 4 4 5 ऐसे स्पीड्स दे रखे हैं, तो इसमें से 3 मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सा होगा? 3 3 होगा। ठीक है, यानी कि अगर ये स्पीड है, यूनिट जो भी है, क्यों? क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो इस स्पीड को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, यानी कि अगर हम बोलें कि किसी भी गैस सैंपल दे रखा है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो जितने ज्यादा स्पीड, जिस स्पीड से घूम रहे हैं, जैसे 3 है, उससे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो जो स्पीड होगा उसको कहेंगे हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ molecules poses this speed। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किसको कहेंगे? जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का है या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का है, इस स्पीड को, इस स्पीड से मूव कर रहे होंगे, उस स्पीड को बोल रहे हैं हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, ये हमको डायरेक्ट याद रखना है, कहाँ से है उससे हमको ज्यादा चिंता नहीं करना है। जहां जहां ऊपर 3 था
वहां वहां इसमें का क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। ठीक है, जहां जहां 3 था वहां वहां 2। एवरेज स्पीड, ठीक है, भी एवरेज क्या आएगा बताओ। 8RT/πm अंडर रूट। ठीक है, एवरेज किसको कहते हैं, सबको जोड़ के जितने भी नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे, वही एवरेज होगा। यानी कि अगर किसी चीज का एवरेज निकालना होता है तो जितना भी नंबर है उसको जोड़ के टोटल नंबर से डिवाइड कर देते, वही भी एवरेज होता है। तो इसमें भी एवरेज जो आता है, यहाँ 3 की जगह क्या हो जाता है, 8 पाई। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा होगा, आर हम्म, सबसे ज्यादा कौन सा है, RMS, फिर एवरेज, आरएमएस, फिर एवरेज, फिर अगर रेशियो पूछा जाए तो 1:1.128। ऐसा लिख सकते हैं, √3:8/पाई √2, ये आएगा, ये आ जाएगा 1.72 इस टू, ये 1.5 समथिंग आता है, कितना आ रहा है, तो वो तो 1.732 होगा पहला वाला। √373 आता है, 72, हाँ 732, 1.414, ये 8/पाई कितना आ रहा है, 1.52 समथिंग आता है शायद। So 2.636 अगर 522 by 2.636, 7 लेंगे। हाँ 1.595। so 1.59, So 520 1.595 आ रहा है। ठीक है, तो दिख रहा है अप्रोक्स में 1.73 to 3.14 होगा 1.6, हाँ भाई 3.14 होगा। किसका बोल रहे हो, सर पाई का वैल्यू पूछ रहा है। पाई का वैल्यू 3.14 ही ना, या फिर 22/7 यूज करो, तो 22 by 7 आएगा तो 3.141 यूज किए थे। कोई सा भी यूज करो, यही 595 आ रहा है। ठीक है, हम 22/7 यूज किए हैं तो 1.595 आ रहा है। बस ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ वैल्यू देख के समझ में आए, पाई ये सब देख के ना समझ में आए, जो भी है, ये √3 है, ये √2 पॉइंट समथिंग है, ये √2 है, तो भी समझ सकते हो, या फिर इस वैल्यू से देख के समझ सकते हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है।
सर अंडर रूट KT वाले एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में स्मॉल m था या फिर कैपिटल M था? KT में स्मॉल m है, ठीक ठीक है। है मॉलिक्यूल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। सर आजकल ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। इसमें ट्रू फॉल्स क्या है? ठीक है, इसमें तो ये ऐसा चैप्टर ही चल रहा है, ये होता है तो ये होता है बस, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता वो भी हम नहीं कर सकते हैं। ये चैम्बर 1 है, ये चैम्बर 2 है, ठीक है। ये कंपार्टमेंट है, फिक्स्ड डायथर्मल कंपार्टमेंट। सर डायथर्मल मतलब जो हीट को पास नहीं होने देगा। वैसे भी हीट को हम लोग यहाँ पे पास करेंगे भी नहीं। बोल रहा है कि दोनों में डिफरेंट आइडियल गैसेस है, फिल इन द टू पार्ट्स। लेट से इसमें गैस 1 है, इसमें गैस 2 है। आइडियल ये सब कुछ। द RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इन लेफ्ट पार्ट इक्वल टू, बोल रहा है कि V RMS ऑफ 1 इज इक्वल टू मीन स्पीड ऑफ गैस 2। ठीक है, यानी कि एवरेज। पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ गैसेस। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक ऐसे दो कंपार्टमेंट में है, डायथर्मल कंपार्टमेंट है, यानी कि इधर जो भी टेम्परेचर उधर जो भी टेम्परेचर है अलग अलग है, टेम्परेचर का कोई एक्सचेंज नहीं है। ठीक है, अब गैस 1 है, गैस 2 है। गैस 1 का VRMS स्पीड मीन स्पीड ऑफ गैस 2 दे रखा है। पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, डायथर्मिक का मतलब यही हुआ कि दोनों तरफ का जो टेम्परेचर है सब इक्विलिब्रियम में होगा, गैस मॉलिक्यूल्स को पास नहीं होने देगा, सिर्फ हीट पास करके इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर सेम हो गया होगा। टेम्परेचर सेम है दोनों तरफ। हाँ, डायथर्मिक का ये होता है कि गैस मॉलिक्यूल्स पास नहीं करने देगा, लेकिन जैसे हीट पास होकर टेम्परेचर सेम हुआ होगा। ठीक है, डायथर्मिक है, इसका मतलब कि टेम्परेचर ऑन बोथ साइड इज सेम। So 3 pi/8. ठीक है, करना क्या है, सिर्फ फॉर्मूला लिखना था। VRMS इक्वल टू V एवरेज, यही कह रहा है। तो पहले का अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट टेम्परेचर सी, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, तो 3kT/m1 इक्वल टू अंडर रूट V एवरेज है तो 8/π/KT/m2। यहाँ से m1/m2 जो हमको दिख रहा है अंडर रूट 8/π दिख रहा है, नहीं इधर भी रूट आएगा, उल्टा लिखेंगे। So 3 pi/8. हाँ, m1 आएगा 3π/8। ठीक है,
इस रूट है, स्क्वायर कर लो, आ जाएगा। ठीक है, ऐसे से सवाल रहेगा, कहेगा कि टेम्परेचर को इतने टाइम्स बढ़ा दिए तो VRMS कितना होगा। 27 डिग्री था, 127 डिग्री कर दिए तो कितना होगा। ठीक है, वॉल्यूम को डबल ट्रिपल कर दिए तो क्या होगा। तो वैसे सवाल रहेंगे तो हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं डेरिवेशन ऑफ, हम लोग गैसेस जो पढ़े थे, डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज जो पढ़े थे, फ्रॉम KTG। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़े होगे गैसेस स्टेट में गैस लॉज। ठीक है, एक तो हम लोग जानते हैं इसमें क्या यूज करेंगे, PV इक्वल टू NRT यानी आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू NRT। अब इसमें से हम लोग डिफरेंट गैस लॉज पढ़े होंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है, डाल्टन्स यस लॉ, पार्शियल प्रेशर, ये सारी चीजें पढ़े होंगे। तो उसी चीज को हम लोग इस KTG वाले फॉर्मूले से हम लोग डिराइव करेंगे। कैसे इससे हम लोग डिराइव कर सकते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला बॉयल्स लॉ। सर लेकिन लॉ सबका तो प्रूफ नहीं होता है। नहीं होता है, जैसे कि KTG से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, जो लॉ था वो दे दिया गया, अब KTG आया तो इसके बाद थ्रू हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि ये जो थ्योरी है ये बहुत सारे एजम्पशंस के बाद है। ठीक है, अगर हम इससे उन सबको प्रूफ कर देते हैं, नहीं कि हमने जो डिराइव किया है वो क्या है, ठीक ठीक है, बात समझ आ रहा है, इसलिए। यस सर। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बोलो। इसमें क्या कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर। यही कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, या या फिर पीवी। इसको लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2, या P1 V1 इक्वल टू कांस्टेंट, जो भी लिखो, ये रहता है। जिसका प्रूफ करना है, तो हम जानते हैं कि सिंस KTG से PV इक्वल टू क्या है, 1/3 MN VRMS का स्क्वायर। VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मास ऑफ गैस चेंज नहीं हो रहा है, VRMS चेंज नहीं हो रहा है। कांस्टेंट टेम्परेचर है तो यहाँ से VRMS क्या रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा। यहाँ से हमको ये चीज क्या दिख रहा है, कांस्टेंट। कांस्टेंट दिख रहा है यानी कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V दिख रहा है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सेकेंड, अच्छा कर्व बना देते हैं। अगर हमारे पास पार्टीशन कर्व। PV कर्व बनाएंगे या फिर सर मैक्सवेल कर्व, इक्विपार्टीशन कर्व का प्रूफ क्या है? मैक्सवेल इक्विपार्टीशन कर्व, यस सर। वो तो एक कर्व है वो जिसको कैसे हमको आता है? पढ़ना है। ठीक है, उसका भी प्रूफ कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का ही बात कर रहे हो ना। यस सर। ठीक है, तो इक्विपार्टीशन जैसे कि उसमें रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स किस किस स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसका एक रिलेशन देता है। ठीक है, तो जो इससे एक लंबा प्रूफ सा नहीं, इक्वेशन वो आता कहाँ से? अब वो तो हमको भी नहीं पता है कहाँ से आता है। ठीक है, और ना ही इक्वेशन का हम लोग को यूज है। हायर में अगर जाओगे तो पढ़ने को मिलेगा। हम लोग तो अभी यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन ये सब तो यूज ही नहीं करते हैं ज्यादा। आगे चल के फ्यूरियर सीरीज क्या क्या पढ़ना होता है फिजिक्स में, मैथ का पोर्शन है। ठीक है, यस सर। इक्वेशन तो हमको भी याद भी नहीं है कहाँ से है वो, तो थोड़ी तो जरूरत ही नहीं पड़ता है। देखते हैं PV वर्सेस
P और V अगर हम ड्रॉ करें तो कैसा आएगा बोलो? PV कर्व कैसा आएगा? इनवर्स प्रोपोर्शनल ऐसा जाएगा। PV वर्सेस P, PV जो होता है वो कांस्टेंट ही है, प्रेशर हम बढ़ाएं या घटाएं ऐसा आएगा, क्योंकि ये जो चीज है ये क्या है? कांस्टेंट। सेकंड, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है बताओ जल्दी से। वॉल्यूम हम्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कांस्टेंट रखें, दिस इंप्लाइज दैट कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर यानी कि V1 by T1 इक्वल टू V2 by T2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम और टेम्परेचर में हमको रिलेशन चाहिए। तो हम यहाँ से देख रहे हैं PV इज इक्वल टू 1/3 mn/VRMS का स्क्वायर है। VRMS जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। P कांस्टेंट है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, P तो ऊपर कांस्टेंट लिख ही दिए हैं तो यहाँ से हम प्रूफ कर सकते हैं। इसमें अगर हम कर्व बनाते हैं V वर्सेस टेम्परेचर, कैसा कर्व आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा कुछ जाएगा। थर्ड, गेलुसिक लॉ। वॉल्यूम कांस्टेंट तब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो हम डायरेक्ट सिर्फ लॉ लिख दे रहे हैं, प्रूफ तुम लोग देख ही रहे हो। V इक्वल टू अगर कांस्टेंट हो तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। ऊपर से ही दिख रहा है, अगर V कांस्टेंट हो जाए तो ये P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको प्रेशर लॉ भी बोलते हैं। हाँ, इसको प्रेशर लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, एवोगाड्रोस लॉ। PT, एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर मोल्स। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स को ये रिलेट करता है कि अगर हम गिवन प्रेशर और टेम्परेचर पे गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में कोई भी गैसेस होंगे तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं एट गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेस contains same amount of molecules। ठीक है, यानी कि आपका हम प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम सबको अगर कांस्टेंट कर दे रहे हैं तो बोल रहा है कोई भी गैस होगा तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंटेन करेगा। प्रूफ देखते हैं। ठीक है, हम 1 एक के लिए यूज करेंगे, गैस एक है गैस 1 तो इसके लिए जो भी 1 होगा, गैस 2 इसके लिए जो भी 2 होगा। ठीक है, तो अगर हम PV सेम है तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 M1 N1 V1 लिख रहे हैं, VRMS नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, VRMS स्क्वायर इसके लिए लिखेंगे तो PV इक्वल टू 1/3 M2 N2 V2 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है? M1 N1 V1 का स्क्वायर इक्वल टू M2 N2 V2 का स्क्वायर। इक्वेशन 1 बोल। ऑल्सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है 1/2 इंटू मास ऑफ गैस जो होगा M1
v1 स्क्वायर that is equal to 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, हम लोग काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी क्यों एनर्जी इक्वल होगा? हम्म काइनेटिक एनर्जी क्यों इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी एवरेज जो आता है 3/2 kT आता है। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर अगर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम होता है। आगे चल के इसको बताएंगे, काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, ये डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। के कांस्टेंट एंड बोल्ट्जमान कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल का अगर बात करेंगे तो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसका मास कितना है उस पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा सेम होगा। यहाँ से हमको दिख रहा है m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ध्यान से देखो, n1 इक्वल टू n2। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है 3/2 kT लिखते हैं या 3/2 RT भी लिखते हैं। कब लिखेंगे वो सब चीज देखेंगे हम लोग। तो ये चीज जो आ रहा है ये हमको दिख रहा है कि अगर सेम नंबर, सेम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर रहे, या फिर ऐसे स्टेटमेंट तो ये कहा जाता है कि एट गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल। यानी कि हम इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों को कांस्टेंट कर दिए तो बोल रहे हैं कोई सा भी गैस हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम रहेंगे। ठीक है, ये कौन सा था? फोर्थ, फिफ्थ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। Law of diffusion. क्या है ये, बोलो। So rate of diffusion is inversely proportional to the square root of the density. यही होता है Yes, sir. कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है। तो फ्रॉम केटीजी से हम क्या कर सकते हैं, बोलो। VRMS जो होता है वो होता है √3p/ρ, यानी कि गिवन प्रेशर। यहाँ से VRMS जो है वो रो से के √√ से प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब जैसे कि अगर दो गैसेस हैं या फिर कोई भी गैस है जिसका रूट मीन स्क्वायर स्पीड, यानी जिसका स्पीड ज्यादा है उसका डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा, बोलो। ऑल्सो यस सर। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा, ठीक है, जिसको R से हम लिखेंगे, R जो होगा प्रोपोर्शनल टू VRMS होगा। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/√ρ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि रूट रेट ऑफ जो डिफ्यूजन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो है। यही हमारा लॉ है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, और क्या बच गया? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अच्छा हाँ, अच्छा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये क्या कहता है, बोलो।
सॉल्यूशन चैप्टर हो गया है, सॉल्यूशन में ही है ना? नहीं सर, गैसियस स्टेट में ही है। पता नहीं, मोल फ्रैक्शन शायद यूज करते हैं। पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, जो भी है, जिस भी चैप्टर में पढ़ते हो। ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो होता है यही कहता है कि अगर मान लेते हैं कि मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है, तो जो टोटल प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा गैस, वो सब गैसेस के प्रेशर का सम होगा। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इट स्टेट्स दैट pressure exerted by gas is sum of pressure exerted by individual gases। ठीक है, इंडिविजुअल गैसेस जो कि हम पार्शियल प्रेशर से बोलते हैं, यानी कि हम प्रेशर को लिख सकते हैं P1 गैसेस है, P1 P2 P3 अलग अलग है, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस जितने भी गैसेस रहेंगे उतने के सम के बराबर होगा टोटल प्रेशर। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो अगर हम फोर्स की बात करें तो गैस टोटल इक्वेशन, फोर्स क्या होगा? हाँ, गैस इक्वेशन से। हम लोग यहाँ केटीजी जो पढ़े हैं उससे रिलेट करके देखते हैं, उधर जो भी तुम लोग किए होगे करे होगे उसको अलग छोड़ो। अगर हम टोटल फोर्सेस का बात करें तो गैस अलग अलग गैसेस है किसी चेम्बर में, मान लेते हैं कि है गैस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बहुत सारे गैसेस। तो जो इस किसी भी वाल पे जो फोर्स लगा रहा होगा इधर, तो कौन से लगा रहे होंगे? तो फोर्स 1 यानी कि फॉर बाय गैस मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस 1 प्लस F2 प्लस F3, यही है। हम ये क्या बोल रहे हैं कि फोर्स ड्यू टू गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ, से लिखते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस 1। ठीक है, वैसे ही 2 रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स बाई मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस 2, फोर्स बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस 3, ऐसे ही सबको हम जोड़ दिए। ठीक है, अगर ये एक वाल का बात कर रहे हैं, इसका एरिया ए है, तो हम फोर्स टोटल फोर्स अपॉन एरिया जो होगा वो प्रेशर होगा, ये F1 बाई ए प्लस F2 बाई ए प्लस ये आ रहा है, यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज बोलता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो हम लोग इससे कह सकते हैं कि जो भी गैसेस किसी भी वाल या कंटेनर पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है, वो सारे गैसेस का प्रेशर का सम है, यानी कि जो भी इंडिविजुअल गैस है पार्शियल प्रेशर जो लगा रहा होगा वो सब गैसेस का प्रेशर को ऐड कर देंगे तो हमको टोटल प्रेशर मिलेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है, और दो छोटा छोटा टॉपिक है उसको देख लेते हैं, एक ही देखते हैं, दूसरे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, उसको बाद में देखेंगे। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, गैस का ही बात कर रहे हैं। तो हमारा जो केटीजी से प्रेशर आया, प्रेशर का जो इक्वेशन आया वो क्या आया? 1/3mn/v/RMS का स्क्वायर, या फिर इसको लिख लेते थे हम लोग 1/3 ρV/RMS का स्क्वायर, या फिर मास ऑफ गैस के टर्म में लिखे तो m0/v/RMS का स्क्वायर, यही था हमारा।
अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम वो मान रहे हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल से बात करते हैं तो किसी कंटेनर में है, तो इसमें मोस्टली जो डिफाइन होता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एक वॉल्यूम में है उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, उस चीज से हम लोग रिलेट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, जिसको हम लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बाई वॉल्यूम ई। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 मास ऑफ गैस इंटू VRMS का स्क्वायर डिवाइड बाई वॉल्यूम भी, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/2 रो VRMS का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों में रिलेट देख रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि P इजकल टू 2/3 आ जा रहा है ना, E, और E इजकल टू 3/2 P। ठीक है, ये E क्या है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी अगर लिखना हो तो E अगर लिखना हो, काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 3/2 PV। ठीक है, जिसको आगे चल के लिखेंगे 3/2 nRT। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ गैस है ये, जितने भी गैसेस हैं उसका अगर हमको एनर्जी लिखना है तो 3/2 PV। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर देखा जाए तो 3/2 P आएगा। पर मोल के लिए अगर लिखेंगे तो 3/2 RT लिखते हैं। पर अगर हम पर मॉलिक्यूल की बात करें, काइनेटिक एनर्जी पर मोल की बात करेंगे तो n जो है खत्म हो जाएगा, तो ये क्या लिख सकते हैं 3/2 RT। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल के लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे, यानी कि अगर हम इसको के बोल रहे हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं के बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको क्या लिख सकते हैं के बाई नंबर ऑफ मोल इंटू Na, जो कि हमको क्या मिलेगा 3/2 nRT बाई n इंटू Na। R बाई Na के है तो इसलिए हम के लिख रहे हैं 3/2 KT। So K NN को कट शिफ्ट जाए करते क्या, हैं अच्छा E लिख जी देते हैं, के या ये भी बी यूज हो लिख लो, चुका है पर मॉलिक्यूल यहाँ एरो दिख रहा है ना बस। तो ये सबस्क्रिप्ट में के डाल दीजिए। फिर भी पर मॉलिक्यूल न है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है के भी जो है ये, ठीक है 3/2 KT पर मॉलिक्यूल, पर मोल 3/2 RT, पूरे गैसेस के लिए 3/2 nRT। क्लियर है, अगर हमसे बोला जाए n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, ये एक मॉलिक्यूल के लिए है, तो फॉर काइनेटिक एनर्जी फॉर n मॉलिक्यूल्स, 3/2 and KT. ठीक है, ये अगर लिख रहे हैं तो 3/2 NKBT लिख सकते हैं। ठीक है, वही Na हो जाएगा तो R हो जाएगा, फिर ये सारी चीज रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, पर मॉलिक्यूल में अगर देख रहे हैं तो 3/2 KT है, यानी कि इट, अगर हम यहाँ से इसको देखें तो ये हमको दिख रहा है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन मोलर मास ऑफ गैस। ठीक है, यानी कि अगर एक टेम्परेचर पे दे दें तो जितने भी गैसेस होंगे सबके एनर्जी सेम होगा, यानी कि रिप्रेजेंट कर रहा है एट सेम टेम्परेचर
एनर्जी पर मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं ऑफ ऑल गैसेस विल बी सेम irrespective of their molecular mass. ठीक है, उसका मोलिकुलर मास जो भी हो, उसके कितना है क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हीलियम हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कोई भी गैस हो, अगर किसी एक टेम्परेचर पे है तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल की बात हो रहा है, ये बात ध्यान रखना है। कौन सा? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल सेम रहेगा। ठीक है, अगर n मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो मास के हिसाब से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो सकते हैं। पर मोल की बात कर रहे हैं तो पर मोल की अगर बात कर रहे हैं तो वहां भी अगर देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी जो चीज है सिर्फ RT टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। ये चीज जो है ये भी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नहीं मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सब चीज आते हैं तब मासेस पे, ये सब पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर पर मोल की बात किया जाए या पर मॉलिक्यूल की बात किया जाए तो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? हेलो? यस सर। ठीक है, तो ठीक है, तो इससे आगे हम Yes, लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्लास में फिर वही सब आएगा हम लोग का, कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस इन आइडियल गैस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे। एडियाबैटिक किसको कहते हैं वो जानने के बाद। ठीक है, उसके बाद मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आएगा। थैंक यू सर। थैंक यू टू